Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class of biology. Today we will start our new chapter, chapter number 11, homeostasis. How does the body maintain body temperature, blood calcium और glucose level और the right amount of water? यानी कि होम्योस्टेसिस में हम पढ़ेंगे कैसे हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर, ब्लड कैल्शियम और ग्लूकोज लेवल और राइट अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन कर पाती है। होम्योस्टेसिस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, वाटर को मेंटेन करना और ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल को कंट्रोल करना होम्योस्टेसिस में आता है। तो हम होम्योस्टेसिस में भी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो चाहे हमारे इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी चेंज आना शुरू हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी हमारी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किए रखती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रखती है। तो यही प्रोसेस होम्योस्टेसिस का कहलाता है। इसी तरह होम्योस्टेसिस के कुछ प्रोसेस हैं जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसमें सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है बॉडी के वाटर को या सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस हैं वो डिफियन एंड ऑस्मोसिस के होते हैं। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी मेंटेन करती है अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और इसमें एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एंजाइम हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर को मेंटेन किए होते हैं। अगर एंजाइम जो है चेंज बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज हो जाए तो उससे जो फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। इसी तरह जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किए हुए है, वो क्या है कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। तो एक्सक्रीशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होती हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाती है और इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किए रखता है ये प्रोसेस एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट। हमने जो 3 प्रोसेस पढ़े ये तीनों प्रोसेस होम्योस्टेसिस की हैं, जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ा। नेक्स्ट के प्लांट को भी होम्योस्टेसिस की जरूरत होती है। वो भी इन्वायरमेंट अगर उनका चेंज हो, इंटरनल कंडीशन उनकी चेंज हो रही हो तो ये प्लांट पे भी अफेक्ट कर रही होती है। प्लांट सेल वर्क बेस्ट इफ दे हैव द करेक्ट टेम्परेचर, वाटर लेवल एंड आयन कंसंट्रेशन। द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए प्लांट का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं कि वो होम्योस्टेसिस है। डिफरेंट मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस के लिए होते हैं जो कि वाटर एंड अदर केमिकल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं और यही होम्योस्टेसिस इस पर अप्लाई किया जाता है। अब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। आपको पता है डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कि बाय प्रोडक्ट है प्लांट की, ह्यूमन बीइंग्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त जो है ये सरप्लस होती है, कोई यूटिलाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती। इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफियन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो रही होती है। यंग लीव्स एंड जो यंग स्टेम्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एस्केप कर जाती है और जो यंग रूट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है थ्रू जनरल रूट सरफेस और स्पेशली थ्रू रूट हेयर के, यानी रूट हेयर के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है। ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल में ड्यूरिंग डे टाइम वो बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की और वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है, वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट के अंदर। इस तरह प्लांट जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी पढ़ा कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट जो है रात के वक्त रिलीज करता है और ऑक्सीजन डे टाइम में जो प्रोड्यूस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू कैसे एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज होती है।
ओके, नेक्स्ट है 11.1.2 रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब प्लांट के अंदर गैसेस का तो हमने जिक्र कर लिया कि वो कैसे कौन से प्रोसेस हैं। डिफियन का प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस रिमूव हो रही होती हैं और स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो रही होती हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा वाटर के जो रिमूव करने के प्रोसेस है उनको हम ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन बोलते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर सॉइल के जरिए से अब्जॉर्ब करता है और जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्लांट अपने सेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब स्टोर करता है तो उससे प्लांट के सेल्स टर्जिट हो जाते हैं, यानी वो मुकम्मल तनाव की शक्ल में आ जाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं प्लांट के सेल्स। तो एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए से लूज करता है प्लांट या रिमूव करता है। तो ट्रांसपायरेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के सरफेस से वाटर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। नेक्स्ट सेकेंड जो मेथड है जिससे प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है वो है गुटेशन का प्रोसेस। अब जो गुटेशन है वो क्या होती है, इसमें गुटेशन के प्रोसेस में कुछ ग्रासेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि वाटर को एक स्पेशल पोर के जरिए से फोर्स करते हैं और वो एज पे लेकर आते हैं उस वाटर को, या टिप पे, लीफ के टिप पे लेकर आते हैं और एक ड्रॉप सा बनता है। ये जो अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप बनती है वाटर की ऑन द टिप और एज ऑफ लीफ, इसको हम गुटेशन कहते हैं। वो जब प्लांट की लीफ की टिप या एज पे वाटर का ड्रॉप आ जाता है उसके बाद वो फॉल डाउन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम गुटेशन कहते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। ट्रांसपायरेशन नहीं होती इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर enter the root and is accumulated in xylem vessels. Some plants such as grasses force the water through special pores present at leaf tip or edge and form drop. The appearance of drop of water on the tip or edge of leaf is called guttation. तो ये जो जब रिमूव नहीं कर पाते क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं रात के वक्त, तो फिर एक स्पेशल पोर के जरिए से वाटर जो है लीफ की एज और टिप पे आ जाता है और ड्रॉप के फॉर्म में गिर जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट 11.1.3 जो कि है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो कौन से वेस्ट हैं जो कि प्लांट की सरफेस से रिमूव होना जरूरी होते हैं। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मफुल इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि इनसॉल्युबल है प्लांट की बॉडी के अंदर। आपने टोमेटो देखा होगा, टोमेटो के अंदर जो बीज से होते हैं और उसका अंदर का जो गूदा होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें पाया जाता है। वो क्रिस्टल जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। Calcium oxalate is deposited in the form of crystal in the leaf and stem of many plants such as tomato. अब ये यहाँ पर बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट प्लांट ही प्रोड्यूस करता है जो कि स्टोर होता है इन सम प्लांट्स में इनसॉल्युबल क्रिस्टल के फॉर्म में, और ये जो क्रिस्टल होते हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते। इन ट्रीज which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from body during leaf fall. अब जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स जो है उनके गिरते हैं हर साल। ऑटम में लीव्स फॉल्स होते हैं तो उसमें उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ये येलो कलर का लीफ हो जाता है वो सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्लांट का, और जब वो लीफ गिरता है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उस प्लांट का उसके थ्रू रिमूव हो जाता है। इसी तरह अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है जो कि रिमूव किए जाते हैं बाय प्लांट सरफेस से। उनमें रेजन्स है जो कि कोनिफर्स ट्री से रिलीज होता है, गम्स, कीकर से, लेटेक्स, रबर से, और म्यूसिलेज बाय कॉर्निवर्स प्लांट या लेडी फिंगर। ये सब जो है मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि प्लांट की बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। होप सो कि आपको होम्योस्टेसिस की समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।